जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। बेटा यहां से जो आपके एनडीए के एग्जाम में है वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस 1 या 2 क्वेश्चंस को सही करने के लिए हम आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से लगाएंगे और पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से अगर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एनडीए 2023 में आ रहा है तो आपका वो आसानी से बन जाएगा बेटा। तो लगाते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं इस सेशन की एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीद के साथ। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसका बेटा देखो पहला क्वेश्चन ही मैंने आपका कहां से निकाल रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा हुआ है जो एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल्स इन देयर फ्लाइंग पाथ। बेटा देखो बैट्स है ना, जो आपके बैट्स यानी चमगादड़, जो बैट्स होते हैं ना, रास्ते में जो उनके ऑब्स्टिकल्स आता है, यानी जो भी क्या आता है, जैसे मान लो करके वो उड़ रहे हैं तो सामने कोई भी वस्तु अगर उसके सामने आ रही है तो कैसे वो डिटेक्ट करता है कि सामने कोई चीज है, तो वो क्या करता है बेटा कि क्या करता है, वेव्स भेजता है अपना, क्या करता है, वेव्स भेजता है। वो वेव्स जाके क्या करती है, उस ऑब्स्टिकल पे जाके टकराती है और वो वापस टकरा के आती है उसके पास, जिससे वो सेंस कर पाता है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है। तो बेटा कौन सी वेव्स होती है वो, इंफ्रारेड वेव्स तो नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं होती है, आपकी अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासोनिक वेव्स, बिल्कुल बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स ही वो वेव्स है जो आपके बैट्स क्या करते हैं, जिनको आप क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं अपने में से, और क्या करती है, वही जाके आपके पास वेव जाके किससे टकराती है, आपके ऑब्स्टिकल से जाके टकराती है और वापस आती है और बैट को ये इंफॉर्मेशन देती है कि आगे एक ऑब्स्टिकल है, आपको इससे टकराना नहीं है। बेटा देखो जो इंफ्रारेड वेव्स है ना, कभी कभी इनके यूजेस पूछे जाते हैं बेटा। जो इंफ्रारेड वेव्स है ना वो आपके पास कैसी वेव्स है बेटा, देखो इंफ्रारेड वेव जो आपके पास है वो क्या आपके पास यूज होती है, एक तो थर्मल इमेजिनिंग में यूज होती है बेटा, थर्मल इमेजिंग में यूज होती है, थर्मल इमेजिंग में यूज होती है, यानी थर्मली जो इमेजेस बनाई जाती है उसमें यूज होती है। एक बेटा सबसे बड़ा जो यूज आप इंफ्रारेड वेव्स का देखोगे, जितने भी आपके रिमोट कंट्रोल होते हैं, रिमोट होते हैं आपके पास, रिमोट कंट्रोल जो होते हैं, यानी जैसे आपके पास एसी का रिमोट है, आपके पास टीवी का रिमोट है, और जितने भी आपके पास कितने हैं रिमोट्स है, उसमें जो आपकी जो वेव जा रही है वो वेव कौन सी है बेटा आपके पास, वो इंफ्रारेड वेव है आपके पास बेटा। ऐसे ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके पास होती है, ये जो आपके पास दिखाई देगी आपको, ये जो सन से जितनी भी वेव्स आ रही है बेटा वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इवन ये जो इंफ्रारेड वेव है ना, ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो रेडियो वेव है ना, ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। और रेडियो वेव का यूज क्या है बेटा आपके पास, जो आप कभी आपने रेडियो सुना होगा, एफएम वगैरह सुना होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी उसमें बता रहा है वो आपकी रेडियो वेव की ही फ्रीक्वेंसी है। जितना आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है बेटा, जो आपके फोन टावर्स वगैरह लगे हुए हैं आपके नेटवर्क के, वो सारे क्या भेज रहे हैं बेटा, ये रेडियो वेव से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। इवन बेटा जो आपकी सैटेलाइट्स है वो भी इन रेडियो वेव्स के थ्रू ही क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। बट आपका आंसर क्या यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। कभी कभी पूछता है बेटा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो बेटा ये क्या होती है, ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है बेटा। क्या होती है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए बेटा कि साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे और आपसे पूछा गया है जो आपकी ध्वनि तरंग होती है, यानी साउंड वेव होती है, वो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ वो सिमिलैरिटी रखती है बेटा। और ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स, पहला ऑप्शन कह रहा है
कि ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, यानी जो आपने लेजर लाइट देखी होगी वो लेजर लाइट क्या करती है, जब एयर से पास होती है तो आपकी कैसी वेव बनाती है, क्या वो साउंड वेव होती है, नहीं होती है बेटा। जो लेजर लाइट से आपकी क्या निकलती है, जो लेजर लाइट से आपकी जो वेव निकलती है वो कैसी वेव होती है बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये याद रखेंगे हमेशा। क्या होती है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जनरेटेड इन अ स्ट्रेच्ड वायर बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर। अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो वेव आपकी क्या है, स्ट्रेच्ड वायर है, जो एक तना हुआ वायर है, अगर आप उसको हिट करेंगे या प्लग करेंगे, प्लग करने का मतलब है जैसे आप गिटार को प्लग करके बजाते हैं, तो क्या जो उससे वेव प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो आपकी साउंड वेव है, नहीं बेटा। जो इससे जो प्रोड्यूस होती है ना आपकी, वो क्या होती है बेटा, वो स्ट्रिंग वेव होती है बेटा। क्या होती है, वो स्ट्रिंग वेव होती है बेटा। अब बात करते हैं जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विथ एयर by moving the piston attached to the pipe up and down। जैसे बेटा आपने क्या देखा होगा ना, ये कौन सा सिस्टम है, जैसे आप क्या करते हैं, फुटबॉल में हवा भरते हैं ना, या आपके टायर में हवा भरते हैं, तो उसमें पिस्टन लगा होता है, उसके अंदर एयर होती है, आप बार बार अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे जो आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही, क्या इससे जो आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही, क्या वो साउंड वेव की तरह सिमिलर है। ठीक है, लास्ट आपके पास है बेटा जनरेटेड बाय मोबाइल फोन टावर्स। बेटा मोबाइल फोन टावर्स मैंने अभी अभी आपको बताया, इसमें भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये साउंड वेव नहीं होती है बेटा। अब रही सी की बात, देखिए बेटा सबसे पहले आप साउंड वेव के बारे में समझ लीजिए। जो साउंड वेव बेटा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है साउंड वेव, वो बेटा वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जो वाइब्रेशंस होते हैं बेटा, उसमें क्या होते हैं आपके, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं बेटा। एयर में क्या होते हैं, कंप्रेशंस एंड आपके क्या होते हैं, रेयरफेक्शंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं, रेयरफेक्शंस होते हैं। और इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से क्या होता है बेटा, आपका एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा। क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनती है, प्रेशर वेव बनती है बेटा। क्या बनती है, प्रेशर वेव बनती है। और जो प्रेशर वेव होती है बेटा, वही आपकी क्या होती है, साउंड वेव होती है। ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये इसका प्रोसेस है, वही आपकी क्या होती है, साउंड वेव होती है। मैंने क्या कहा कि आपकी जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब हो रहा है बेटा, तो प्रेशर डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है बेटा। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर वेव जनरेट हो रही है बेटा, वही प्रेशर वेव आपकी साउंड वेव है। तो बेटा जब आप पिस्टन को एयर फिल्ड पाइप में अप एंड डाउन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वहां पर एक प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है, और वही प्रेशर वेव आपकी क्या है, वहां पर साउंड वेव की तरह काम कर रही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रखा है कि सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। देखो बेटा ये भी एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो हम ये देख लेते हैं बेटा कि सोनार का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है बेटा। अब ये पूछ रहा है कि सोनार किसमें ज्यादातर यूज होता है। क्या डॉक्टर्स के पास यूज होता है, नहीं। डॉक्टर्स के पास तो स्टेथोस्कोप होता है। इंजीनियर्स के पास होता है, नहीं, इनके द्वारा भी यूज नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स के पास होता है, नहीं, एस्ट्रोनॉट्स के पास भी नहीं होता है। देखो बेटा इसके फुल फॉर्म में आप देखो कि नेविगेशन, यानी जो सोनार का यूज हो रहा है वो नेविगेशन में यूज हो रहा है। इसका मतलब इसको कौन यूज करते होंगे, नेविगेटर्स यूज करते हैं मोस्टली। कहां पर, सबमरीन्स में यूज होता है बेटा। कहां यूज होता है ये, आपके सबमरीन्स में यूज होता है। सबमरीन्स में यूज होता है ये आपके पास, क्या होता है, सबमरीन्स में यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मोस्टली किसके द्वारा यूज किया जाता है, नेविगेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है नेविगेशन के लिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ये बोल रहा है कोई एक आपके पास पार्टिकल है, कोई आपका एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा,
वो एसएचएम कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी इन ऑप्शंस में से किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन हो, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन हो, क्यूब ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन हो, या स्क्वायर ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी हो। बेटा देखो एसएचएम में किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहां पर ये आपका ए क्या है? यही आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है बेटा। क्या आपके पास क्या है? एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब है ई आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। ई आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर है, यानी वो पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो पार्टिकल आपका क्या कर रहा है? एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द एयर ड्रम। बेटा इनमें से कौन सी वो अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी है, लेवल है किसका? साउंड का, जो क्या करती है? आपके एयर ड्रम्स को डैमेज कर देती। एयर ड्रम मतलब जो आपका कान का पर्दा है उसको डैमेज कर देगी। बेटा जो ये डेसिबल है ना, डेसिबल किसकी यूनिट है आपके पास? ये आपकी लाउडनेस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? लाउडनेस की यूनिट, यानी साउंड की लाउडनेस जो होती है वो किसमें मेजर की जाती है? डेसिबल में मेजर की जाती है बेटा। तो आप देखिए, क्या 20 डेसिबल वो है, क्या 60 डेसिबल है, क्या आपके पास 100 डेसिबल है, क्या 160 डेसिबल है? बेटा देखिए, जो आपके एयर ड्रम को डैमेज करती है ना, वो 100 डेसिबल की आपकी लाउडनेस जो होती है वो आपकी क्या करती है? किसको क्या करती है? आपके एयर ड्रम्स को डैमेज कर देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपके पास। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपके एनडीए 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव्स इन एयर। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्या किसके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है? साउंड वेव के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। बेटा देखो, जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो साउंड चैप्टर में आपने कुछ चीजें देखी होगी कि जो साउंड है उसमें एक तो रिफ्लेक्शन होता है, इसका आपने वहां एक्टिविटी देखी होगी, रिफ्लेक्शन भी होता है, बिल्कुल रिफ्रैक्शन भी होता है बेटा साउंड का, और आपका डिफ्रैक्शन भी होता है बेटा। क्या होता है? डिफ्रैक्शन भी होता है। अब रही बात पोलराइजेशन की बेटा, पोलराइजेशन के लिए देखो कंसेप्ट क्या है आपके पास। जो आपकी साउंड वेव होती है ना बेटा, साउंड वेव जो होती है आपकी, वो कैसी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। और जिन वेव्स का पोलराइजेशन होता है, जिन वेव्स का पोलराइजेशन होता है, वो वेव्स आपकी क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। क्या लिखा है मैंने? कि जो आपका पोलराइजेशन होता है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होता है, यानी वो वेव्स विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे ओनली एग्जिबिट पोलराइजेशन। उन्हीं में क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है। साउंड वेव्स आपकी कैसी है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है बेटा, और क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो उनमें पोलराइजेशन नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? जो आपका कहां आया हुआ है? एनडीए 2012 के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन एट। एक जो स्विंगिंग पेंडुलम है, स्विंगिंग पेंडुलम का मतलब है जो झूलता हुआ पेंडुलम है, इधर उधर जा रहा है, उसमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहां पर होता है? बेटा देखो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन वहां पर होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन वहां पर होगा जहां पर मैक्सिमम
चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। और जहां पर मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी होगा वहां पर मैक्सिमम आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी बेटा। तो बेटा देखिए, जब हम पेंडुलम की बात करते हैं ना, जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, स्विंगिंग पेंडुलम की बात करते हैं, तो बेटा जो उसका ये सबसे बॉटम वाली पोजीशन होती है, यहां पर इस बॉटम वाली पोजीशन पे जब वो स्विंग कर रहा है बेटा, मैं स्टे कर रहा है की बात नहीं कर रहा हूं, व्हेन द पेंडुलम इज स्विंगिंग, इस बॉटम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, याद रखेंगे बेटा पेंडुलम के लिए। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी मैक्सिमम होती है बेटा। इसका मतलब है कि ये बॉटम ही वो पोजीशन है जहां पर आपका बेटा एसिलरेशन क्या होगा, एसिलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसके लिए मैक्सिमम जो एसिलरेशन होगा वो बॉटम ऑफ द स्विंग पे होगा बेटा। सॉरी, देखिए बेटा, अगर आपका पेंडुलम स्टे कर रहा है, स्टे यानी रेस्ट की स्टेट में, तो नहीं होगा यहां पर मैक्सिमम कोई भी चीज, ना ही वेलोसिटी होगी, ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही एक्सेलरेशन होगा। बट जब स्विंगिंग पेंडुलम है तो तब यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी बॉटम पे, और आपकी वेलोसिटी भी बेटा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपका एक्सेलरेशन भी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए बेटा क्या कह रहा है कि टू प्रोड्यूस साउंड इट इज नेसेसरी दैट, बेटा अभी अभी मैंने एक साउंड का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा जो आपके पास हथियार है वो है वाइब्रेशन। क्या आपके पास, वाइब्रेशन। जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वहां आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए वाइब्रेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख लेंगे, पहला है द सोर्स, the source should execute longitudinal vibrations, the source should execute transverse vibrations, the source may execute any type of vibration, the vibration of source are not necessary। ये तो बेटा पहले ही गलत हो गया कि सोर्स का वाइब्रेशन नेसेसरी नहीं है, ये तो पहले ही आउट हो गया। अब बात रही बाकी सब में, आपको तीनों ऑप्शन में क्या दे रखा है कि वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउंड किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है बेटा। साउंड तो बस वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होने चाहिए तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कह रहा है द सोर्स में एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो सोर्स होगा, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी टाइप का भी वाइब्रेशन अगर प्रोड्यूस करे तो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर आप जाएं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, द मोशन इज। देखो आपको एक पार्टिकल का क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जो आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि इसका मोशन कैसा है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्या पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्या नॉन पीरियोडिक है, क्या नन ऑफ दीज है। बेटा देखो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना, इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा, जैसा आपके पास क्या होता है, कॉस का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का ग्राफ होता है। अब आप देखोगे ना, ये जो ग्राफ है आपका, ये पीरियोडिक ग्राफ है, क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है आपके पास, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपका क्या करेगा, ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा बार बार, यानी अपने ही फॉर्म को रिपीट करेगा। ये हमारे पास क्या है, आपका कॉस का ग्राफ है आपके पास, जो कि पीरियोडिक होता है। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक तो है ही आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर पीरियोडिक के लिए तो कुछ दे नहीं रखा है, ये बोल रहा है कि पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। अब सिंपल हार्मोनिक में आ जाते हैं बेटा, देखो हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दे रखा है। अब देखिए जो एसएचएम की इक्वेशन होती है ना बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की, वो होती है y इज इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। अब देखते हैं क्या इसे, इस डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अगर इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए अगर आप एक फॉर्मूला देखोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि आपके पास कॉस 2 ओमेगा टी होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है। आपके पास क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास होता है। अच्छा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2 आ जाएगा। बेटा देखो, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से ये फॉर्मूला आ गया है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल अपॉन आपके पास 2 लिख सकता हूं। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी, बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है आपके पास जो है यहां पर से क्या आ गया है कि ऐसा एक फॉर्मूला आपके पास आ गया है बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज देखिए बेटा, ये फॉर्मूला जो है ये प्लस होता है, ये आपके पास माइनस होता है, तो ये आपके पास प्लस होगा यहां पर। ठीक है, ये भी यहां पर प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ये जो माइनस साइन है ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, जो दूसरा आपके पास होता है। तो आपके पास ये फॉर्म आ रहा है। चलो, माइनस से आपका कोई फर्क इतना ज्यादा पड़ेगा नहीं, फॉर्म तो सेम ही आ रहा है, इसी के जैसा फॉर्म आ रहा है। तो ये आपका एसएचएम भी है। क्या है, एसएचएम भी है। तो देखो, पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, नॉन पीरियोडिक आ नहीं रहा है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक है ये मेरे पास फंक्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के पास जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 4 फोल्ड। 4 फोल्ड का मतलब है बेटा कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसका 4 गुना कर दिया गया है पेंडुलम की लेंथ को, देन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी। देखो, ये एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले बेटा क्या है कि जो आपका सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड लिख दो। वो आपके पास क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी होता है बेटा। आपके पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी है। अब वो क्या कह रहा है कि आपकी जो एल लेंथ है उसे चेंज करके 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ कर रहे हैं। चलिए टाइम पीरियड निकाल के देखते हैं। टी डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश ओवर जी आ जाएगा। यहीं से आप टी डैश को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एल डैश को क्या कह रहा है कि वो कितना है, वो आपके पास 4l अपॉन जी है बेटा। अच्छा, इस 4 का क्या आ जाएगा, रूट करके बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी आ जाएगा बेटा। क्या आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इसी के जैसा नहीं लग रहा है? तो क्या आपका टी डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी नहीं होगा? इसका मतलब है कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स फोल्ड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा इनिशियल टाइम पीरियड का। ऑप्शन नंबर डी यही कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर है बेटा। किसका स्क्वायर है, ये आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर दे रखा है बेटा। ये टाइम पीरियड के स्क्वायर का ग्राफ किसके साथ बनाया गया है, एल के साथ बनाया गया है, where t is the time period and l is the length of the pendulum। तो ये हमें कब आ रखा है बेटा, ये एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ग्राफ कैसा बन रहे हैं चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अभी अभी हमने देखा है, वो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी आपके पास होता है बेटा। अगर मैं क्या करूं, देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर
स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहली बात है मुझे स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं देखूं तो यहां से मेरा 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं देखूं तो टी जो है मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल मुझे दिखाई दे रहा है। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ पे स्क्वायर ले लेते हैं। अगर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। मैं से फर्दर सॉल्व करूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एल आ जाएगा बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, के एल आ जाएगा। अब देखो अगर मैं देखूं तो यहां से टी स्क्वायर और एल के बीच जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है, और ऐसा जो रिलेशन बनता है बेटा वो आपके पास एक लीनियर ग्राफ देता है बेटा। क्या देता है, ये आपका टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एल जो है ना, ये y इज इक्वल्स टू मैं के एक्स से कंपेयर कर सकता हूं। यानी ये आपकी स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन सुनी होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपके पास है। ये c यहां पर आपका क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स आपके पास है। यानी ये ऐसी इक्वेशन आ गई है जो आपके ओरिजिन से पास हो रही है, हो रही बेटा। देखो तो ये आपके पास कैसा ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, इधर टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपके पास एल हो जाएगा बेटा। और ये आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। यानी आपके पास कैसा ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा। कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है टी स्क्वायर और एल के बीच, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एन इलास्टिक स्प्रिंग हैज ए फोर्स कांस्टेंट के। एक आपके पास स्प्रिंग है जो कैसी है, इलास्टिक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, के है। इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखो उसे क्या किया जा रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है, ठीक हो गया। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज, हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट निकालना है, यानी हर एक पार्ट का के कैलकुलेट करना है। किसका, ईच पार्ट का, जो मुझे उस स्प्रिंग का दे रखा है फोर्स कांस्टेंट, वो के दे रखा है बेटा सिंपली। तो देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स होता है, ये होता है हमारे पास स्प्रिंग के लिए। अगर मैं फोर्स कांस्टेंट निकालूं तो के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी इनिशियल जो पूरे स्ट्रिंग का जो हमारे पास क्या है, वो फोर्स कांस्टेंट है, वो एफ अपॉन एक्स है। और जो एक्स है ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बेटा। क्या आपके पास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बेटा। अगर x क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है आपके पास, सॉरी स्प्रिंग की लेंथ क्या है, x है आपके पास टोटल। और हमें पता है कि स्प्रिंग को जो है, स्प्रिंग को क्या किया जा रहा है, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स किया जा रहा है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि स्प्रिंग इज बीइंग कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब सो लेंथ ऑफ ईच पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा, यूनिटरी मेथड लग जाएगा, 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा, 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। यानी जो ओरिजिनल है उसका 1/3 हो जाएगा, एक पार्ट का आपकी क्या है, लेंथ, ठीक है। अब अगर मैं ईच पार्ट की क्या निकालूं, फोर्स कांस्टेंट निकालूं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट निकालूं बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो फोर्स कांस्टेंट के लिए k इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, यानी k डैश इज इक्वल्स टू, फोर्स तो वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है। और इस x डैश को मानो क्या है, ये ईच पार्ट लेंथ है, ये ईच पार्ट लेंथ है, ठीक है। अब k डैश इज इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो x डैश की वैल्यू क्या है, x डैश की वैल्यू तो क्या है, 1/3x है। यानी ये आ जाएगा f अपॉन 1/3 इंटू एक्स। अगर मैं देखूं तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 3 इंटू एफ अपॉन एक्स। एफ अपॉन एक्स बेटा अभी हमने क्या देखा है, के देखा है, तो यानी थ्राइज ऑफ के हो सकता है, यानी के डैश इज इक्वल्स टू जो हो गया
3 टाइम्स ऑफ के हो गया बेटा आपके पास, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। If an observer is 1.4 kilometer away from the source, then after what time interval could the observer hear the sound? ठीक है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, यानी एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसका वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दे रखा है। एक ऑब्जर्वर जो है वो किसी सोर्स से, यानी मान लो ये सोर्स है जहां से साउंड आ रही है, और उससे क्या कर रखा है, एक ऑब्जर्वर क्या है, यहां खड़ा है। ये क्या है मेरे पास, ये ऑब्जर्वर है मेरे पास, और ये ऑब्जर्वर जो है यहां पर जो खड़ा है, इसके बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1.45 किलोमीटर है, 1.4 किलोमीटर है। अब यहां सोर्स से क्या है, किसका सोर्स है, साउंड का सोर्स है, यानी 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की 35 सेंटीमीटर की वेवलेंथ की आपकी जो साउंड निकल रही है और इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, और 1.4 किलोमीटर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर तक कितने समय में, कितने टाइम बाद वो साउंड यहां तक पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक। बेटा हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है साउंड की 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 2 किलोहर्ट्ज मतलब 2 गुणा 10 की घात 3 हर्ट्ज बेटा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या दे रखी है बेटा, वेवलेंथ भी दे रखी है, उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 35 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर हो जाएगी बेटा, ठीक है। एक हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.4 किलोमीटर दे रखी है बेटा, ठीक है। इसे मैं किसमें, मीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर 3 मीटर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए मुझे डिस्टेंस दे रखा है, इस डिस्टेंस के लिए अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वी होता है डिस्टेंस अपॉन वी, ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास टाइम। तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, देखिए क्या रिलेशन है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, यानी f क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 गुणा 10 की घात 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, 35 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 35 दूनी 70 होगा, एक जीरो और बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 700 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपके पास। अब तो बहुत आसान हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.4 किलोमीटर, यानी 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की घात 3 बटे आपके पास कितना हो गया, वेलोसिटी कितना दे रखा है, 700 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 14 हो जाएगा, और 7 से कैंसिल होके ये 2 सेकंड आपके पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर बेटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं बेटा, कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी जो लाउडनेस होता है वो किससे रिलेटेड है। ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, ये आपके पास होते हैं नंबर ऑफ वेव साइकिल, नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेकेंड होते हैं बेटा। कितना होता है, नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है ना बेटा, वो एम्पलीट्यूड आपका क्या करता है, यही आपका लाउडनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड हम कहते हैं, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी। क्या होगी, उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। जितना कम आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही कम क्या होगी, आपकी लाउडनेस होगी। तो कौन रिलेट करता है लाउडनेस से, एम्पलीट्यूड रिलेट करता है। वेलोसिटी तो आपकी क्या होती है कि कितने स्पीड से आपका जा रहा है, स्पीड क्या है आपकी, कितना तेज आपकी क्या कर रही है, साउंड ट्रेवल कर रही है। और जो पिच होता है ना बेटा, पिच जो है आपके पास है, वो पिच क्या करता है आपका, पिच आपका क्या करता है, ये रिस्पॉन्स है, क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू फ्रीक्वेंसी होता है, टू फ्रीक्वेंसी होता है। यानी आपका जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है।
कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पिच किससे रिलेटेड है, तो पिच आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। वैसे ही आपका जो लाउडनेस है वो आपका किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपके पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि टू सिंपल पेंडुलम्स हैव द सेम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि दो सिंपल पेंडुलम है, उन दोनों के टाइम पीरियड क्या है, सेम है। ठीक हो गया। द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस इज, अच्छा तो मान लेते हैं करके कि जो पहला है उसका टाइम पीरियड t1 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मान लेते हैं क्योंकि अलग दो अलग अलग है तो इसका मतलब लेंथ अलग अलग होगी क्योंकि g की वैल्यू सेम होगी। और जो दूसरा मेरे पास होगा उसके लिए t2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन g आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो t1 इज इक्वल्स टू t2 गिवन है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 ओवर g इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 ओवर g आ जाएगा बेटा। देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे पास L1 इज इक्वल्स टू L2 आ जाएगा। यानी ऐसे दो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिनके टाइम पीरियड अगर सेम है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो पढ़ते हैं, हमारे पास क्या पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर लेंथ आर इक्वल, बिल्कुल सही लाइन कह रहा है। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैव द सेम मास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि क्या जो उनमें बॉब लगी हुई होगी सिंपल पेंडुलम में, क्या उनके उनके मास सेम होंगे। देयर लेंथ आर इक्वल बट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीड नॉट हैव द सेम मास। ठीक है, देयर लेंथ आर डिफरेंट, ये तो गलत हो गया, लेंथ तो सेम आ रही है। द मासेस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल मस्ट बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऐसा कहीं रिलेशन आएगा नहीं क्योंकि मास आ ही नहीं रहा है यहाँ। बेटा देखिए, लेंथ उनकी इक्वल है, लेकिन लेंथ इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि जो बॉब उनमें लटका हुआ है, जो बॉब लटका हुआ है आपके पास, जो बॉल वहां पे लटकी हुई है पेंडुलम में, उनके मासेस भी सेम हो, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं आपके पास। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा कि देयर लेंथ्स आर इक्वल बट सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीड नॉट हैव द सेम मास। यानी ऐसा जरूरत नहीं है कि दोनों का मास भी क्या हो बेटा, आपके पास सेम हो बेटा। तो ये थे बेटा आपके क्या 15 क्वेश्चंस आपके पास किसके, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के आपके पास, जो कि आपके पास क्या है, मैंने इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, मतलब आप लगाइए जो आपके एनडीए के एग्जाम में जितने कंसेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं उतने मैंने आपको बताने की पूरा प्रयास किया है बेटा। यहां पर इन्हीं कंसेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एनडीए 2023 में टकरा ही जाएगा बेटा। तो आप इनको क्या करिए, लगाइए, इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए बेटा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसी टॉपिक पर एक वीडियो और लेके आए, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट्स जो है बहुत मजबूती से क्या हो जाए, पक्के हो जाए बेटा। तो क्या करेंगे आप, अब आपका काम क्या है, इन वीडियोस को देखते रहिए, हमारी जितनी पुरानी वीडियोस है उनके क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहिए। हमने बल्क में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए, एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो आपका पोर्शन एनडीए के एग्जाम में बहुत छोटा है लेकिन मार्क्स के टर्म्स में बहुत बड़ा है। कम से कम 160 मार्क्स का आपका यहां से आने वाला है। तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करिए और इन वीडियोस को बार बार देखिए, कंसेप्ट्स को समझिए और एग्जाम में ले जाइए, सो दैट आप क्या कर पाए, बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए और बहुत बढ़िया मार्क्स से आप एनडीए क्वालिफाई कर पाए। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडी।